चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है हमने इसके पहले की जो क्लास है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखा मध्य प्रदेश के बारे में, और अब हम बात करेंगे राजनीतिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में, और साथ में देखेंगे करंट में जो मंत्रिमंडल है मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसके बारे में। फिर बाद में हम जो देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राज्य के संबंध में बेसिक चीज़ें, उसके बाद खेल परिदृश्य, विविध है और मुख्य कुछ आकर्षण। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंतर्गत समझ में आती है। जैसे कि राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है, 11 है। लोकसभा की सीटें 29 यानी कि 29 है। इसके अलावा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा क्षेत्र की जो कुल आरक्षित क्षेत्र है वो कितने हैं, वो 6 है। अब 6 कौन कौन से आपको याद रखना है, 6 याद रखना। देखिए रतलाम है, रतलाम के बाद आपको देखने को मिलेगा धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। इसके अलावा एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा के क्षेत्र है वो कितने हैं, 4 है। 4 कौन कौन से, भिंड है, टीकमगढ़ है, देवास है, उज्जैन है, ये आपको याद रखना है। विधानसभा की सीटों की अगर बात करें टोटल है आपकी 231। 231 में से आपको टोटल मिलेंगे 230 तो मिलेंगे आपको निर्वाचित, यानी कि निर्वाचित होकर 230, और एक जो है मनोनीत यानी कि जो राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा एसटी की जो मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा क्षेत्र की जो सीटें है, आरक्षित क्षेत्र है, वो कितनी है, वो है 47 यानी कि 47 है। इसके अलावा एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो विधानसभा के क्षेत्र है वो 35 है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की मैप में आप जो है इसको इंडिकेट करते रहें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि मैप को अगर अच्छे से रीड करना बन गया और मैप को अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो गया तो 50% क्वेश्चन आपके जो है वैसे ही हल हो जाएंगे। आपको बिना मतलब कोई टेंशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है लोकसभा के निर्वाचन। लोकसभा के निर्वाचन की यहाँ पे बात करते हैं हम 2019 की। तो यहाँ जो लोकसभा हुई थी वो 17वीं लोकसभा हमको देखने को मिलती है, और इसके साथ में हम देखें तो केंद्रीय स्तर पर 7 चरणों में आम चुनाव संपन्न कराया गया। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे 4 चरण थे। कौन कौन से, एक तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 4 चरणों में मध्य प्रदेश में यहाँ पे चुनाव संपन्न हुए। और प्रदेश में लोकसभा की कुल हम देख सकते हैं 29 सीटें जो हमने अभी देखे हैं, और जिनमें से 4 लोकसभा सीटें जो है अनुसूचित जाति तथा 6 जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। साथ में मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए जो अलग अलग डेट थी वो हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ देखिए आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि जो कुल मतदान है, कुल मतदान में जो लोकसभा निर्वाचन हुए थे 2019 में हमको यहाँ पे 71.10% देखने को मिलता है मतदान, जिसमें से 73.54% पुरुष थे और 68.64% महिला यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने मिली। वहीं 2014 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में 61.57% मतदान हुआ था, जिसमें से जो 2014 है उसकी तुलना में यहाँ पे कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, 9.53% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव स्टेट आइकॉन यानी कि ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए गोविंद नामदेव जो कि फिल्म अभिनेता, जिला सागर के अंतर्गत। सुश्री पलक मुछाल ये गायिका है, इंदौर के अंतर्गत। उसके अलावा सुश्री देशना जैन ये मिस इंडिया डेफ 2018 की विजेता है, जो कि टीकमगढ़ के अंतर्गत हमको देखने मिलती है। उसके बाद राजीव वर्मा ये फिल्म अभिनेता है, जिला भोपाल के अंतर्गत। दिव्यांका त्रिपाठी ये अभिनेत्री, ये भोपाल के अंतर्गत। कार्तिक आर्यन ये भी अभिनेता है और ये ग्वालियर के अंतर्गत। तो ये ब्रांड एम्बेसडर यानी कि स्टेट आइकॉन के रूप में यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप देख लीजिए। देखिए लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में जो भाजपा यानी कि बीजेपी के जो है राव उदय प्रताप सिंह हैं, इन्होंने 8,77,927 वोट हासिल करके सबसे बड़ी जीत हासिल की। और ये कहाँ से है, होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय सीट पर जीत इनने हासिल की। कांग्रेस से पहली बार लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जो इनके विपक्ष में थे दीवान शैलेंद्र सिंह, इनको जो है उदय प्रताप ने कितने यहाँ 5,53,682 वोटों से हराया। इसके अलावा सबसे छोटी जीत की अगर बात करें तो ये आप उदय प्रताप सिंह को देख लीजिए। इसके अलावा छोटी जीत की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंतर्गत जो नकुल कमलनाथ है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत, इनकी सबसे छोटी जीत यहाँ पे दर्ज की गई,
जो कि 5,86,551 हमको देखने को मिलती है। ये है नकुल कमलनाथ, आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके साथ ही मेट्रो सिटी में मतदान के आंकड़े की अगर बात करें तो इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। मतलब इंदौर ने लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को पीछे कर पहला स्थान प्राप्त किया और देश भर में 20 लाख से ज़्यादा मतदाता वाले जो शहर है उसमें इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये देख लीजिए स्मार्ट, मतलब ये जो है हर बार यहाँ पे पहली बार को छोड़कर अगर देखें तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसमें पहले स्थान पर ये मेट्रो सिटी या स्मार्ट सिटी के रूप में इंदौर देखने को मिलती है भारत में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है नवीनतम मंत्रिमंडल में सम्मिलित मध्य प्रदेश के सांसद एवं राज्यसभा सांसद की अगर बात करें, टोटल 5 आप देख सकते हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये टोटल 5 है। और यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो ये जो है मुरैना से बिलोंग करते हैं। प्रहलाद पटेल की अगर बात करें तो यहाँ तो ये दमोह से है। फग्गन सिंह कुलस्ते की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलते हैं मंडला से। इसके अलावा थावरचंद गहलोत और धर्मेंद्र प्रधान ये जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय, थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय मंत्री व धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय, प्रहलाद सिंह पटेल को दिया गया है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के रूप में ये राज्य मंत्री, और फग्गन सिंह कुलस्ते को राज्य इस्पात मंत्रालय यहाँ पे सौंपा गया है। तो ये टोटल 5 हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन देखने को मिलते हैं? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार ये ओनली वीरेंद्र कुमार है, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ 17वीं लोकसभा के अंतर्गत टीकमगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर इनको नियुक्त किया गया। और ये जो है इनका जन्म सागर जिले में हुआ था। कब? 27 फरवरी 1954 को। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन अभी वर्तमान में है। तो यहाँ सबसे पहले मुख्य रूप से देख सकते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो कि अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हो वो सभी को यहाँ पे हैंडल करने का काम कर रहा है ये पे शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर है। ठीक है, इसके पहले कौन थे मुख्यमंत्री पद पर? कमलनाथ थे। और इसके पहले भी 3 बार ये जो है शिवराज सिंह चौहान थे। मतलब अभी वर्तमान में भी जो है शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर है। इसके अलावा आप देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्रालय, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, विधायी कार्य से संबंधित सारी चीज़ें किसके अंतर्गत है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के अंतर्गत। इसके अलावा श्री गोपाल भार्गव की अगर बात करें तो ये जो है लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग इनके अंतर्गत है। साथ ही हम देखें यशोधरा, जो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, ये खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार इनके अंतर्गत है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह की अगर बात करें तो यहाँ पे नगरीय विकास एवं आवास जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत है? ये भूपेंद्र सिंह के द्वारा संभाला जा रहा है। फिर तुलसीराम सिलावट की अगर बात करें तो जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य जो विकास है वो तुलसीराम सिलावट के अंतर्गत यहाँ पे है, हैंडल किया जा रहा है। कुंवर विजय शाह की अगर बात करें तो ये वन से रिलेटेड चीज़ें किसके अंतर्गत है? ये कुंवर विजय शाह के अंतर्गत। ऐदल सिंह कंसाना की अगर बात करें तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ये कवर कर रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व परिवहन इनके अंतर्गत है। साथ ही अगर देखें तो जगदीश देवड़ा, ये वाणिज्यिक, कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जो सारी चीज़ है वो जगदीश देवड़ा के अंतर्गत है। बिसाहूलाल सिंह ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड चीज़ें ये संभाल रहा है। इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज साधन और श्रम इनके अंतर्गत है। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास से रिलेटेड चीज़ें ये संभाल रहा है। इसके साथ ही हम देखें तो कुमारी मीना सिंह मांडवे, ये आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण से चीज़ें रिलेटेड जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर कर रहा है। कमल पटेल किसान कल्याण एवं कृषि विकास से रिलेटेड चीज़ें इसके अंतर्गत है। राम खेलावन पटेल ये जो है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण जो कि स्वतंत्र प्रभार है। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण ये स्वतंत्र प्रभार, और पंचायत एवं ग्रामीण विकास ये सारे विषय इनके अंतर्गत कवर किया जा रहा है। इसके अलावा प्रभु राम चौधरी की अगर बात करें तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ये इनके अंतर्गत है। महेंद्र सिंह सिसोदिया की अगर बात करें तो ये पंचायत और ग्रामीण विकास इनके अंतर्गत है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ये ऊर्जा इनके अंतर्गत है। और प्रेम सिंह पटेल की अगर बात करें तो पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण ये कवर कर रहा है।
ओम प्रकाश सकलेचा की अगर बात करें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये कवर कर रहा है। सुश्री उषा ठाकुर की बात करें तो पर्यटन संस्कृति अध्यात्म ये कवर कर रहा है। अरविंद सिंह भदौरिया सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन ये कवर कर रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जो कि उच्च शिक्षा ये जो है क्षेत्र को कवर कर रहा है। इसके अलावा कुछ और है। हरदीप सिंह डंग ये जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें कवर कर रहा है। राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्ती गांव ये जो है औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को कवर कर रहा है। भारत सिंह कुशवाहा ये उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जो कि स्वतंत्र प्रभार है। नर्मदा घाटी विकास ये सारे विषय को ये कवर कर रहे हैं। इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन ये कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा रामकिशोर काबरे ये आयुष मंत्रालय मतलब आयुष जो विभाग है स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन ये कवर कर रहा है। इसके अलावा ब्रजेश सिंह यादव ये लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी से रिलेटेड चीज़ यहाँ कवर कर रहा है। सुरेश धाकड़ लोक निर्माण विभाग और इसके अलावा जो है OPS भदौरिया ये नगरीय विकास एवं आवास से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मंत्रिमंडल हो गए मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं तो आप जो है करंट की चीज़ें कवर करते रहिए। हालांकि ये करंट ही है परंतु अगर आप करंट की चीज़ें में कवर करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ आपको पता चलते रहेगी। जनसंपर्क जो वेबसाइट है उसमें आपको जो बेसिक करंट से रिलेटेड चीज़ें रहती है किसमें MP की वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब यहाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट के बारे में। मध्य प्रदेश का बजट जो कि 2020-21 का देखने को मिलेगा और इसके अंतर्गत आप देखिए मध्य प्रदेश विनियोग अध्यादेश 2020 आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 213 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 213 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के अंतर्गत जो है तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए यहाँ पे 24 जुलाई 2020 को यहाँ पे अध्यादेश लाया गया। साथ ही अनुच्छेद नंबर 213 के खंड 1 की बात करें तो इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश यहाँ पे मतलब पारित किया गया और जिसका नाम था मध्य प्रदेश विनियोग अध्यादेश 2020। इसी के अंतर्गत हम देखें मध्य प्रदेश राज्य की संचित निधि में अनुसूची के कॉलम नंबर 3 में कुछ जो राशियाँ निर्दिष्ट की गई है उसमें अनाधिक वे राशियाँ है जिनका कुल योग 2,05,397 करोड़ 49,96,96,000 होता है। और मध्य प्रदेश विनियोग लेखा अनुदान अध्यादेश 2020 की अनुसूची के कॉलम नंबर 3 में कुछ राशियाँ निर्दिष्ट की गई उसको सम्मिलित करते हुए उन विभिन्न प्रकार की जो राशि उनकी विवरण यहाँ आगे हमको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखिए जो राशि है वो करोड़ रुपए में है तो आप देख सकते हैं GAD और जो उपचुनाव है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 789 करोड़ रुपए यहाँ पे देखने को मिलता है। पिछला बजट इसका इतना था। ठीक है, पिछला बजट कुछ में उपलब्ध नहीं है तो वो आप ध्यान में दीजिए नहीं। पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ देख सकते हैं 7,324 करोड़, जेल सुधार प्रशासन के लिए 411 करोड़, वित्त विभाग के लिए यहाँ देख सकते हैं 17,626 करोड़, वाणिज्यिक कर के लिए 3,201 करोड़, भू राजस्व जिला प्रशासन के लिए 1,905 करोड़, नवकरणीय ऊर्जा के लिए 62 करोड़, फॉरेस्ट वन विभाग विकास के लिए 1,684 करोड़, औद्योगिक नीति निवेश के लिए 318 करोड़, पशुपालन के लिए 894 करोड़, मछुआ मत्स्य पालन के लिए 89 करोड़, जो दशमलव वाली है वो लगभग में आप ध्यान में देख सकते हैं यहाँ पे, सहकारिता क्षेत्र के लिए 610 करोड़। इसके साथ ही आप देख सकते हैं श्रम मजदूर और मजदूर के उत्थान के लिए 813 करोड़, पेयजल योजनाओं के लिए 542 करोड़, जल संसाधन सिंचाई के लिए 1181 करोड़, खनिज संसाधन के लिए 797 करोड़, संस्कृति के लिए यहाँ पे 131 करोड़, स्कूल शिक्षा के लिए 17,702 करोड़, इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए 930 करोड़, आदिम जाति कल्याण के लिए 7,863 करोड़, सामाजिक न्याय के लिए 737 करोड़, पर्यटन के लिए 51 करोड़, नर्मदा घाटी विकास के लिए 13 करोड़ और चिकित्सा के लिए 1285 करोड़। तो ये सभी जो है यहाँ देखिए विभिन्न अलग अलग प्रकार के हमने विभाग देखे हैं जिनके अंतर्गत उनको आवंटित की गई राशि, जिनमें मतलब उनको जो है बजट के अंतर्गत यहाँ पे इतनी राशि उनको पारित की गई ताकि उनका जो है यहाँ पे उनके अंतर्गत इन राशि को खर्च किया जा सके। ठीक है, तो ये बजट के संबंध में हमने बेसिक चीज़ें देखें। इसके अलावा एक चीज़ हम देखने को मिलती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो जैसे कि मोदी जी के द्वारा बोला जाता है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी की तर्ज पर यहाँ पे मतलब केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप तैयार किया गया। ठीक है,
और यहाँ वेबिनार के द्वारा ये काम किया गया, जैसे सेमिनार होता है वैसे ऑनलाइन में यहाँ वेबिनार होता है। और इसी के अंतर्गत हम देखें तो ये 25 अगस्त 2020 को ये राज्य सरकार के द्वारा अपना मसौदा तैयार किया गया और इसके अंतर्गत जो है 31 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को अंतिम रूप प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत हम देखें विशेषज्ञ के रूप में गुरुमूर्ति व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत आदि ने जो है इस वेबिनार में सम्मिलित होकर ये फाइनल रूप यहाँ पर प्रदान किया। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो है अगले 3 वर्षों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ विषय है जैसे कि भौतिक अवसंरचना से रिलेटेड कुछ प्रमुख मंत्री है जैसे गोपाल भार्गव, और इसके अंतर्गत समन्वय कौन करेगा, केसरी। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के लिए नरोत्तम मिश्र जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ये एस.एन. मिश्र इनके सहायक रहेंगे, ठीक है, समन्वय अधिकारी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्वास सारंग और समन्वय अधिकारी यहाँ पे मोहम्मद सुलेमान रहेंगे। अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जो है जगदीश देवड़ा और ये जो है डॉक्टर राजेश जो है समन्वय अधिकारी के रूप में यहाँ पे नामित किए गए, ठीक है। इसके साथ ही स्वदेशी जो चिकित्सा है, उपचार, संस्कृति और रोजगार के उन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में स्वदेशी चिकित्सा उपचार विधि जैसे कि आयुष है, जनजातीय चिकित्सा है, पद्धति योग है आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरी ओर हमारी जो शिक्षा, संस्कृति और रोजगार उन्मुखी होने चाहिए, मतलब जो भी शिक्षा है, जो संस्कृति है वो कैसी होनी चाहिए, रोजगार उन्मुखी होना चाहिए। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। पूरी तरह से सुसज्जित स्कूलों को बढ़ावा दिया जाएगा। हुनर प्रतिभाओं के लिए प्रखर जो योजना है उसको शुरू किया जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान में दी गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पर्यटन को बढ़ावा। तो देखिए आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश उसके अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा, यहाँ मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बफर से सफर अभियान एक जो है एक अच्छा सुझाव है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। महाकालेश्वर मंदिर, रामराजा मंदिर, दतिया, मैहर, सलकनपुर आदि का विकास भी किया जाएगा। तो ये जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। साथ ही हम देखें वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी, मतलब एक जिला और एक पहचान यहाँ पे हम देखने को मिलती है। तो देखिए राज्य के प्रत्येक जिले, मतलब हम बात करें यहाँ पे टोटल 52 जिले, हालांकि 53 हो जाएंगे बाद में, परंतु अभी वर्तमान में जितने उतनी की बात करते हैं। तो 52 जिले में हम देखें तो जो सबसे अच्छी विशेषता उजागर करने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा प्रत्येक जिले में। जैसे लोकल को वोकल में परिवर्तित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि हर गांव और जो हर कस्बा है आत्मनिर्भर हो। राज्य में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, किसके अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट और वन आइडेंटिटी के अंतर्गत। वन नेशन वन मार्केट, मतलब किसान की उपज का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को साकार करने के लिए काम की शुरू किया जाएगा। मंडी अधिनियम के किए गए संशोधनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। किसान उत्पादक जो है संगठनों को मजबूत किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कृषि उपज के जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ निर्यात है। कृषि उपज के निर्यात को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। मतलब क्या है, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि राज्य अपने बम्पर कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारा कृषि निर्यात सिर्फ 0.8% है। निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है, कोल्ड स्टोरेज है और अन्य कृषि उपज की जो प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी विकास किया जाएगा। सारी चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके साथ ही ग्लोबल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एमएसएमई, ठीक है। तो यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्लोबल पार्क की स्थापना की जाएगी और छोटे कारीगरों और व्यापारियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आसानी से, मतलब बिना किसी रोक टोक के या कम पाबंदी से यहाँ पे व्यापार कर पाएगा या बिजनेस चला पाएगा, ठीक है। और कहीं दूसरे स्टेट के व्यक्ति यहाँ पे आकर रह सकते हैं। साथ में हम देखें 30 दिनों में अपना व्यवसाय शुरू करें। तो यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि हमने देखे एक रिपोर्ट भी आती है, इंडेक्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है, नेशनल वाले करंट अफेयर्स में देखेंगे इंडिया के। तो राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया। उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल बना दी जाएगी। हम किसी भी उद्यमी से कह सकेंगे कि अपना व्यवसाय 30 दिन में शुरू कर सके, ठीक है। और मुख्यमंत्री सुरक्षा संवर्धन योजना पर भी कार्य किया जाएगा। इसके अलावा बजट निधि से बाहर की व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पे
मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आउट ऑफ बजट फंड बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम का गठन किया जाएगा जो कि इस संबंध में काम करेगी। उपज के प्रसंस्करण के लिए कार्य करना, मतलब क्या है, नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत, इनके द्वारा कहा गया है इसमें कि जो SGDP है, मतलब स्टेट जीडीपी है, उसमें कृषि की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? कृषि की हिस्सेदारी 42% होनी चाहिए। ठीक है, 42% होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कृषि उत्पादों पर जो है आधारित उद्योगों की कमी है। राज्य में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में पर्यटन उद्योग और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए बेहतरीन काम की अगर बात करें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो जो सीईओ है किसके, नीति आयोग के, इसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण आदि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं। राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के काम में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य में जो है प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता पर मतलब जो है उसको खोलने के लिए आवश्यकता पर बल दिया है और इन्हें जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि हम बात करें यहाँ पे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर यहाँ पर खोला जा सकता है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है, ये यहाँ पे देखने को मिला। तो किसके द्वारा कहा गया है? ये देखिए, विषय आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विषय विशेषज्ञ S गुरुमूर्ति जो कि हमने देखे थे, इनके द्वारा कहा गया है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है पूरी तरीके से बदल गया है। यह अब एक बीमार राज्य नहीं है बल्कि एक विकसित और समृद्ध राज्य है, ये इनके द्वारा कहा गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 5 मूल मंत्र यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखें CSR यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक स्थिरता और लचीलापन, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए काम। साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जिला एक पहचान, जॉब इन एग्री और एग्री के आसपास जो है नौकरी की अवधारणा पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं के लिए सारी चीज़ यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध कराना। तो ये 5 यहाँ पे मूल मंत्र देखने को मिले किसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके साथ ही यहाँ कुछ और चीज़ देख सकते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के प्रमुख कुछ बिंदु है, जैसे कि कृषि और बागवानी के संवर्धन और ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था, जिलेवार उपज, भारत को जो है खाद्य तेलों और दालों पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन और दालों का प्रचार, नई किस्मों के बीज और नई तकनीक के जरिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की जो नीति है वो अपनाई जाएगी। बागवानी उपज के लिए बाजार लिंक का विकास, आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की रणनीति, राजस्व रिकॉर्ड के साथ इसे संबद्ध करने के लिए कृषि भूमि और प्रणाली की भू टैगिंग की जाएगी। कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि और बागवानी उत्पादन के अनुपात में कोल्ड स्टोरेज क्षमता, पैक हाउस, पकने वाले जो चौम्बर है और प्रशीतित जो वाहन है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना। सिंचाई प्रणाली में IT का उपयोग करना है, मैंने मतलब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे उपयोग करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है उत्पादन किया जा सके। GI जो कृषि है और बागवानी की स्थानीय उपज का टैगिंग करना। वन नेशन वन मार्केट के लिए निजी बाजार, यार्ड और बिक्री केंद्र खोला जाएगा। सामान्य प्रसंस्करण केंद्रों का विकास किया जाएगा। किसानों के आंकड़ों का डिजिटलीकरण, जैविक कृषि उत्पादों की जो पहचान है उसके लिए प्रोटोकॉल का विकास किया जाएगा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती कृषि के क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उद्योग और कौशल उन्नयन के जो मुख्य कुछ बिंदु है जो कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत देख सकते हैं। तो नए उभरते जो क्षेत्र है उस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, रक्षा है, चिकित्सा उपकरण आदि के लिए नई नीति का निर्धारण करना, स्टार्टअप्स के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, पूर्वी एशियाई देशों की मांग के अनुसार औद्योगिक टाउनशिप का विकास करना, अन्य राज्यों की तुलना में ऊर्जा दरों का युक्तिकरण करना, लघु और कुटीर उद्योग है उसके प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजना का कार्यान्वयन करना, कृषि में कृषि में जो कॉरपोरेट निवेश है उसको बढ़ावा देना, राज्य में विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करना, सिंगरौली और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना करना, इंदौर में एयर कार्गो टर्मिनल की क्षमता में वृद्धि करना, भोपाल और ग्वालियर में एयर कार्गो टर्मिनल का निर्माण करना। ये सारी चीज़ देख सकते हैं हम उद्योग और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के कार्यान्वयन और डेडिकेटेड कॉरिडोर के विकास को गति देना, IIT और IIM जैसे जो राष्ट्रीय संस्थान है उसमें उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को यहाँ पर लागू करना, वानिकी क्षेत्र का विकास करना, महाकौशल और मालवा क्षेत्र में लकड़ी और बांस के लिए जो है पूर्ण प्रसंस्करण यानी कि जो प्रोसेसिंग है उस श्रृंखला तत्सहित जो है SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसकी स्थापना करना, बांस और लकड़ी के उत्पादन में निजी पूंजी का निवेश करना, लघु वनोपज के जो जैविक प्रमाणीकरण है उसके लिए प्रोटोकॉल का विकास करना, साथ ही नौरादही, सतपुड़ा, गांधी सागर और संजय राष्ट्रीय उद्यान में बाघ घनत्व में वृद्धि करना।
ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे किसके लिए, ये देख सकते हैं हम उद्योगों से रिलेटेड। ठीक है, इसके साथ ही व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में भी यहाँ पे जो है काफ़ी प्रयास किए जाने हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना और ई कॉमर्स के लिए टास्क फोर्स का गठन, स्थानीय निवेश नेटवर्क और मेंटर नेटवर्क की स्थापना करना, निजी सुरक्षा सेवाओं की लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना। तो ये उद्योगों के विकास के लिए, उन्नयन के लिए, कौशल उन्नयन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। किसके अंतर्गत हमने देखे यहाँ पे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये हमने देखे, बजट भी देख ली यहाँ पे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी देख ली। जो बेसिक चीज़ हम देख सकते हैं जो केंद्र सरकार है उसके सिद्धांत पर यहाँ पे रन की जा रही है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है जिलेवार, मतलब हम देख सकते हैं 53वां जो जिला है, 53वां जिला कौन सा, नागदा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि उज्जैन के अंतर्गत है। और ये बना नहीं है, ये कैसा है, प्रस्तावित है। तो जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो नागदा है वो एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। कैसा, मालवांचल के अंतर्गत ये जो है। अब उज्जैन की बात करें तो उज्जैन कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं उज्जैन, और इसी के अंतर्गत नागदा। ठीक है, तो नागदा जो है मालवांचल के अंतर्गत स्थित उज्जैन जिले एवं संभाग का प्रमुख औद्योगिक नगर और तहसील भी है। मतलब तहसील का मुख्यालय भी इसको बोला जाता है, औद्योगिक नगर भी है। और यह नगर जो है चंबल नदी के किनारे, मतलब उज्जैन से 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, समुद्र सतह से 597 मीटर ऊंचाई पर है। और नागदा नगर का जो अन्य पड़ोसी का अगर बात करें तो रतलाम है, उज्जैन है, खचरोद है, जावरा है एवं उन्हेल है। ये सारी चीज़ जो है सड़क मार्गों से इसमें जुड़ा हुआ है। दिल्ली मुंबई रोड रेल जो कॉरिडोर है पर जो पश्चिमी रेलवे एक महत्वपूर्ण जंक्शन भी यहाँ पे, तथा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी रेल भागों से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक निजी एयरपोर्ट भी है जो कि बिरला ग्रुप के द्वारा संचालित ग्रेसम उद्योग कंपनी के उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसका जो कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 34.66 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हम बात करें तो 3466.32 हेक्टेयर यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागदा क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी थी, 1,30,000 यहाँ कंप्लीट रूप से देखने को मिलती है, जिसमें से 51,373 पुरुष और 48,666 महिलाएं सम्मिलित है। ठीक है, नागदा में औसत जनसंख्या घनत्व 80.71% देखने को मिलता है। इसके अलावा नगर पालिका जो है यहाँ पर गठित की गई 21 फरवरी 1968 को। साथ ही हम देख सकते हैं, देखिए कुल देखिए नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नागदा बाजार, पाडलिया कला, महवास, ये महतवास है, मतलब 3 यहाँ देख सकते हैं। और कितना कितना हेक्टेयर ये कवर करते हैं क्षेत्रफल। इसके अलावा हम देखें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र जो है जिसके अंतर्गत टकरावदा, अजीमाबाद और अमलावादा, ये जो है कंप्लीट रूप से इतना क्षेत्रफल कवर करते हैं और कुल इनका योग है। तो ये आप यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी नज़र यहाँ पे डाल सकते हैं। भौतिक स्वरूप देख लेते हैं तो नागदा के जो भौतिक भूगोल है उसके अनुसार संपूर्ण निवेश क्षेत्र लगभग समतल क्षेत्र में है। ठीक है, परंतु पूर्वी, उत्तरी, पश्चिम एवं दक्षिण के जो कुल क्षेत्र है उसमें असमानता पाई जाती है, मतलब असमतलता पाई जाती है। नागदा शहर जो है ढाल वाले मालवा पठार का एक हिस्सा है। चंबल नदी अपनी सहायक नदी एवं नालों से इस भूभाग के जल प्रभाव को वहन करती है। यहाँ हम देखें तो अंतः क्रिटेशियस जो मतलब क्षेत्रीय महत्व है इसका, अगर बात करें यहाँ पे देखिए इसमें हमको जो अंतः क्रिटेशियस पैलियोजीन काल जो कि 6.8 करोड़ से 6.2 करोड़ वर्ष पुराना देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ जो है लावा स्तरों की ऊपरी सतह कटी फटी इसमें, और एवं जो करीब 1 मीटर की जो मोटाई है जिसे रेड वॉल कहा जाता है, सतह बन गई है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए भूआकृति के अनुसार नागदा में पेडिमेंट जो कि कठोर अनुपजाऊ भूमि यहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने को मिलती है। नागदा शहर रेल मार्गों के द्वारा 2 भाग उत्तर व दक्षिण में विभक्त किया गया है। नागदा का लगभग 30% हिस्सा औद्योगिक एवं संबंधित गतिविधियों से घिरा है, और नगर का उत्तरी भाग जो है नगर पालिका नागदा द्वारा नियंत्रित है, और इस भाग में नगर की शेष आबादी विद्यमान पाई गई है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें क्षेत्रीय महत्व की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे नागदा में बिरला उद्योग स्थापित है होने के कारण, यहाँ पे मतलब स्थापित होने के कारण पूर्व देखिए बिरला उद्योग स्थापित है। अभी उसके स्थापित होने के पूर्व एक छोटा सा गांव था, परंतु इसके बाद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो गया है। बिरला उद्योग यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ की जो जलवायु है सौम्य होने से मालवा क्षेत्र का यह भाग काफ़ी प्रसिद्ध है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो है न्यूनतम तापमान 25
डिग्री सेल्सियस मिलता है और अधिकतम जो है 40 डिग्री। शीत ऋतु में 10 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो यहाँ देखिए आर्द्रता 20% से कम रहती है। ठीक है। प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो वास्तविक नाम इसका क्या था? इसका प्राचीन नाम था नागदहा। नागदहा था इसका प्राचीन नाम, जिसका अर्थ होता है नागों का शमशान गृह। और नागदा प्राचीन शहर का विकास राजा राजा जन्मेजय के द्वारा किया गया था। जन्मेजय पांडव साम्राज्य का हिंदू राजा था और जो कालिदास है उसके साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है नागदा का, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो प्रमुख पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल की बात करें तो बिरला मंदिर यहाँ देखने को मिलता है, साथ में चामुंडा माता का मंदिर, खड़े हनुमान मंदिर, देलनपुर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बद्री विशाल मंदिर और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमने देखे नागदा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, जो हम जिला बन जाएगा तो उसके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में जाने जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, बन जाएगा तो 53वां जिला नाम से वो सामने आ जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? यहाँ आप देख सकते हैं, लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पे है। ठीक है, और इसके पहले कौन बना? निवाड़ी, जो कि 52वां जिला था। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग करके। इसमें मात्र 3 से तहसील है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रशासनिक संरचना। तो आप देख सकते हैं पूरा जो मध्य प्रदेश है, देखिए मध्य प्रदेश का मैप आपको दिखाता हूँ। ये मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले। अब 52 जिलों में प्रशासन कंप्लीट रूप से करना पूरा मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जैसे राज्यपाल है और चीफ मिनिस्टर। ठीक है, राज्यपाल तो एक नाम मात्र का अधिकारी होता है और मुख्य कार्यकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी चीफ मिनिस्टर होता है। अगर वो कंप्लीट रूप से 52 जिलों पर क्या करें, प्रशासन करें, वहाँ पर कोई अधिकारी जो भी है, तो कठिन होगा। परंतु अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, मतलब टोटल मिलाकर 10 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, तो इनको जो है प्रशासन करना यहाँ पे सरल हो जाता है। और 10 पार्ट में बांटा गया तो इनके अंतर्गत प्रत्येक पार्ट के अंतर्गत कुछ जिलों को शामिल किया गया है। तो इन 10 पार्ट को यहाँ पे संभाग बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए टोटल राज्य में कितने संभाग है? 52। मतलब प्रशासन को सरल बनाने के लिए यहाँ पे 52 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। राज्य में कुल जिले 52 हैं और जो 52वां है वो निवाड़ी और 53वां नागदा के रूप में प्रस्तावित है। राज्य में कुल तहसीलें 400 जो है 24 देखने को मिलती है 2019 जनवरी के हिसाब से। कुल विकासखंड 313 है। आदिवासी विकास खंडों की बात करें तो 89 यानी कि 89 है। नगरों एवं शहरों की जो संख्या उसकी बात करें 476 है। इसके अलावा कुल नगर निगम अगर देखें तो 16+2 यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को भिंड एवं दतिया नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो 2 वो है, बाकी 16 अभी वर्तमान में है। तो मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है, तो टोटल मिलाकर 18 हो गए। कुल नगर पालिकाएँ 98 है। कुल नगर पंचायत की बात करें तो 294। कुल जिला पंचायत 52, जिसके अंतर्गत देखें तो 15 मई 2019 को निवाड़ी जिला पंचायत निर्मित की गई। कुल जनपद पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ विकासखंड स्तर पर 313, कुल ग्राम 54,903 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है महानिदेशक की अगर बात करें, मतलब डीजीपी की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये जो है विवेक जौहरी है, श्री विवेक जौहरी। पुलिस जिलों की संख्या की बात करें तो 52+3 यानी कि रेलवे पुलिस अधीक्षक 3 है। टोटल मिलाकर 55 हम देख सकते हैं। ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम की बात करें तो यहाँ पे 53 है। पुलिस रेंज की बात करें तो 15 डीआईजी जोन, 11 आईजी जोन यहाँ पे है। पुलिस थानों की संख्या 1127 जो कि वर्ष 2019 के अनुसार है। पुलिस अनुविभागों की संख्या 185 है। पुलिस चौकियों की संख्या 623 है। पुलिस वाहिनियों की संख्या 22 है। प्रति 10,000 आबादी पर कितने पुलिस बल है? 16.4 जो है पुलिस बल यहाँ पे तैनात है 10,000 आबादी पर। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं 38.8 यहाँ देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल जेल की संख्या जो है 123 है। केंद्रीय जेल कितने हैं? 11+1 यानी कि छिंदवाड़ा केंद्रीय जेल प्रस्तावित है, तो टोटल मिलाकर 12 हो जाएंगे, अभी 11 है। जिला जेल की बात करें तो 40 है। उप जेल की बात करें तो क्या है? 71 है। और इसके बाद खुली जेल की बात करें तो 1 है, ओनली 1 यानी होशंगाबाद में। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो 604 है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये तो बात करें हमने किसकी? मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की। हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में वन प्रशासन। वन प्रशासन की अगर बात करें तो वन मंत्री कौन है? डॉक्टर कुंवर विजय शाह है। मध्य प्रदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अगर बात करें श्री M.K. सप्रा है।
प्रमुख वन सचिव की बात करें तो के सिंह है। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है 94,689 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल क्षेत्रफल का 30.72। अच्छा, होना कितना चाहिए? होना चाहिए 33%, परंतु मध्य प्रदेश सही है। हालांकि ये और कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज़्यादा किसी भी राज्य में यहाँ पर वन क्षेत्र इतना अधिक नहीं है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार वन आच्छादित जो क्षेत्र है वो 77,414 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 25.11% कवर करता है टोटल क्षेत्रफल का। प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष क्षेत्र की अगर बात करें तो 0.12 हेक्टेयर है। वन वृत्त 16 है। वन मंडल की बात करें तो 63 है। उप वन मंडल यहाँ पे हम देखें तो 135 है। वन परिक्षेत्र 473 है। उपवन परिक्षेत्र की अगर बात करें तो 1871 है। वन परिसर 8286 है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में न्यायालय। मध्य प्रदेश में न्यायालय की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ है। कौन कौन सी? एक तो ग्वालियर है और इंदौर है। भोपाल प्रस्तावित है, तो भोपाल भी यहाँ पे एक और बन जाएगी अगर यहाँ पे प्रस्तावित को कंप्लीट कर दिया गया तो। मध्य प्रदेश में मुख्य है, मतलब जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कुल जनसंख्या की अगर बात करें जनगणना में तो 7 लाख यहाँ देखिए 7,26,26,809 इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लाख में याद ना रखें तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है 6% ये कवर करता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्थान इसका कितना है? 6वां, परंतु तेलंगाना के गठन के बाद जो है भारत में जो है 5वां स्थान ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए कुल पुरुष आप यहाँ देख सकते हैं जो कि 51% कवर करते हैं टोटल जनसंख्या का, और कुल महिलाएं आपको देख सकते हैं यहाँ देखिए 48.21% कवर करते हैं। कुल शिशु 0 से 6 वर्ष अगर बात करें तो यहाँ देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं 56, 36, 172। कुल शिशु जो है 0.6 वर्ष जो कि महिला है, यहाँ पुरुष है और ये महिला, यानी कि बच्चे हैं और लड़कियाँ हैं, तो देखिए 51, 73, 223। जनसंख्या के दशक की वृद्धि अगर बात करें तो 2001 से 2011 के अंतर्गत जो है कितनी वृद्धि हुई? तो 20.35%। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि की अगर बात करें तो देखिए औसत वार्षिक वृद्धि कितनी हुई? 2.03%। कुल जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 122, 78, 786 इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाले दर वाले जो जिले हैं वो इंदौर है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा है, फिर झाबुआ है, भोपाल है, सिंगरौली, बड़वानी। न्यूनतम दशक की वृद्धि दर वाले जिले की अगर बात करें तो अनूपपुर है सबसे ज़्यादा, फिर बैतूल है, छिंदवाड़ा है, मंदसौर है, और उसके बाद मतलब यहाँ देखिए न्यूनतम में सबसे कम है अनूपपुर। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते में हमको ये देखने को मिलते हैं कौन कौन से? बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आप यहाँ देख सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया है। ठीक है, और 2013 के अनुसार आगर मालवा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भोपाल, यहाँ देखिए भोपाल का जो क्षेत्र है वो इतना वर्ग किलोमीटर हम तो देख सकते हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार हरदा जो है, हरदा का क्षेत्रफल ये है, और यहाँ देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार निवाड़ी का जो है कंप्लीट रूप से 1318 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 236 है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में स्थान इसका 17वां है। सर्वाधिक देखिए जनघनत्व वाले जिले जो कि घटते क्रम में है, सर्वाधिक जनघनत्व भोपाल में, फिर उसके बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, और न्यूनतम जनघनत्व में सबसे कम जो है ढिंडोरी में, उसके बाद शिवपुर में, बढ़ते क्रम में यह जो है पन्ना, रायसेन, बैतूल और सिवनी। कुल ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो 72.4% कवर करता है, यानी 5, 25, 57, 404। अनुसूचित जाति की जो संख्या है उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए अनुसूचित जाति की संख्या 1.13 करोड़ है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% कवर करता है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति 82.68 लाख प्रतिशत है, 68 लाख है, और शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति 30.74 लाख है। कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है? 73% है, और कुल अनुसूचित जाति में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 27% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर 37% यहाँ देख सकते हैं। कुल अनुसूचित जाति की संख्या 48 देखने को मिलती है। ठीक है,
जातियों संख्या है 48 है ना, व्यक्तियों की नहीं है। और कुल अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत 66.16 है प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 76.7%। महिला की अगर बात करें तो 54.7 है। अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले जो है वो इंदौर है, उज्जैन है, सागर है, मुरैना, छतरपुर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले झाबुआ है, अलीराजपुर है, डिंडोरी है, मंडला, उमरिया है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला उज्जैन, मतलब जो कि 26.4% देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला जो है झाबुआ 1.7%। चलिए अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 153-16-784। पुरुष में आप देख सकते हैं 77-19-404 और महिला में 75-97-380। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.09%। फिर आप यहाँ देख सकते हैं भारत की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 14.7%। ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं 92%, यानी कि 142-76-874। और शहरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं 10-39-910, यानी कि 8% कवर करता है। अब यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति की जनजाति की जो जनसंख्या है उसमें 10 की वृद्धि 25.20%। लिंगानुपात 984 देख सकते हैं, मतलब 1000 पुरुषों में 984 महिलाएं हैं। और साक्षरता दर 50.55%, मतलब 55%। और पुरुष साक्षरता इसमें 59.55 है प्रतिशत है। महिला साक्षरता 41.47% है। जनसंख्या घनत्व अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें प्रति वर्ग किलोमीटर 50 है। और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे 0.98 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 3.18%। इसके अलावा आदिवासी उपयोजना के जो क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति की जो कुल जनसंख्या है उसकी अगर बात करें तो 101.17 लाख है। कुल अनुसूचित जनजातियों का जो है अनुसूचित जनजाति यहाँ पे कितनी देखने मिलती है 43%, मतलब उनकी संख्या है 43। इसके अलावा अधिकतम जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं उसमें धार सबसे आगे आता है, फिर बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन, इनमें सबसे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले हैं जिसमें भिंड है, दतिया है, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर है। फिर इसके अलावा जनजाति जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है 89%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला भिंड है। और राज्य में लिंगानुपात 931 है अनुसूचित जनजातियों का 1000 पुरुषों में। शिशु लिंगानुपात 918 है 1000 पुरुष, मतलब जो बालक है उसमें। लिंगानुपात की दृष्टि देश के राज्यों में क्रम वयस्क लिंगानुपात में 20वां और शिशु लिंगानुपात में 21वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बालाघाट है जिसमें 1021 है, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ है। फिर इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की अगर बात करें तो भिंड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता, ये टोटल मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, अनुसूचित जाति जनजाति की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं इनको, मतलब ये कुल ओवरऑल बात की जा रही है। पुरुष साक्षरता की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए 78% लगभग है। महिला साक्षरता 59% लगभग। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो जबलपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर। साक्षरता की दृष्टि देश में क्रम इसका 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष जबलपुर और इंदौर में है, न्यूनतम वाले जो अलीराजपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में और महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम अलीराजपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं घटते क्रम में सबसे ज़्यादा इंदौर में, फिर जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की अगर बात करें तो यहाँ हरदा में है सबसे कम। उसके बाद उमरिया, शिवपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जबलपुर में, फिर इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। न्यूनतम की अगर बात करें तो यहाँ देखिए अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, शिवपुर और धार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की अगर बात करें तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड और बालाघाट है। ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं अलीराजपुर सबसे कम है, फिर खंडवा है, फिर झाबुआ, फिर उसके बाद बड़वानी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले भोपाल सबसे अधिक है, फिर जबलपुर है, इंदौर है, बालाघाट है, ग्वालियर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले की अगर बात करें तो अलीराजपुर और इसके अलावा झाबुआ, बड़वानी, शिवपुर, सिंगरौली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। इसके पहले कौन थे आपको क्वेश्चन बताना है, जिनकी अभी डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर वर्मा है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ है। उसके अलावा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक जो कि 3 जनवरी 2021 से बने हुए हैं। आगे हम नियुक्तियां भी देखेंगे इसके संबंध में।
मुख्य सचिव अभी वर्तमान में श्री इकबाल सिंह बैस है। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति नरेंद्र जैन। मध्य प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो श्री अरविंद कुमार शुक्ला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र कौर जो कि 26 मार्च 2020 से अभी वर्तमान तक बने हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त की अगर बात करें नरेश कुमार गुप्ता है। वर्तमान में उप लोकायुक्त यूसी माहेश्वरी 2017-18 से एवं एसके पालो जो है 1 नवंबर 2018 से। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राज्य योजना नीति मतलब आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो चेतन कश्यप है। उपभोक्ता विवाद निवारण के अध्यक्ष है शांतनु एस केमकर जो कि 2018 से बने हुए हैं। लोकसभा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जो कि 30 दिसंबर 2020 से यहाँ पे बने हुए हैं। जन अभियान के महानिदेशक की अगर बात करें तो BVR नायडू 4 जनवरी 2021 से ये वर्तमान तक बने हुए हैं। तो ये हमने देखे यहाँ पे कुछ मतलब करंट अफेयर भी, कुछ स्टैटिक भी, सारी चीज़ें हमने देखें। इसके बाद हम जो है यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। ठीक है, समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट MPPSC और अन्य चीज़ यहाँ पे जो है कोर्स मिल जाएगा। PDF वगैरह जो भी चीज़ है आपको सिक्वेंसली लेक्चर है वहाँ पे कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड में जाकर, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर आप सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।